हमारे हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, उन सबका आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन और ऑर्डर के द्वारा हम हमारा सेंटर हर एक माह फर्स्ट वेंसडे को प्रथम बुधवार को ये साइबर सिक्योरिटी जागरूकता दिवस मना रहा है, जिसमें हमारे स्टूडेंट, टीचर्स और जितने भी हमारे स्टाफ हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले मैं आज की हमारी जो मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सुरभि पांडे मैडम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो आईटी फील्ड है और आईटी एंड ई गवर्नेंस, और काफी अनुभव है, जानी मानी प्रोफेसर है मैडम। जहाँ तक मैं वेबसाइट से देख पाया, मैंने देखा कि 18 साल से ऊपर का मैडम को अनुभव है। तो हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, वी वेलकम यू होल हार्टेडली। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मैडम कि हमारे स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में और किस प्रकार से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने डिवाइस और बाकी सारी चीजों को, उस पर आप प्रकाश डालें। तो नाउ इट्स ओवर टू डॉक्टर सुरभि मैडम, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक और स्नेहा तिवारी जी। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से कि आपने हमें चुना और इस साइबर जागरूकता दिवस का हिस्सा बनाया। जैसे आपने कहा कि गृह मंत्रालय ने, जहाँ पे एक डिवीजन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन जिसे कहा जाता है, उसके तहत साइबर जागरूकता दिवस हर महीने पहले बुधवार, द फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वेडनेसडे, वी ऑब्जर्व साइबर जागरूकता दिवस just to enhance the cyber security and the cyber awareness amongst the citizen. तो सबसे पहले इस मंच के तहत मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा धन्यवाद कि आपने इस पहल को आगे बढ़ाया कि किस तरीके से हम भारत में साइबर जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट और केसेस हो रहे हैं, आपको सुनने को मिलता होगा कि भारत में हर जगहों पे कई टाइप के केसेस हो रहे हैं, बच्चों से लेके वृद्ध से लेके महिलाओं से लेके हर कोई साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। और ये किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं, किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, हमें समझना जरूरी है आज के समय में। जैसे पहले हम कहते थे कि कोविड आ गया, अब कोविड से हर कोई बच रहा था, कोविड पेंडेमिक, इट वाज अ पेंडेमिक। और शायद आज हम ऐसे समय में आ चुके हैं जहां साइबर यानी कि इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से सब जुड़ चुके हैं। और ये भी एक टाइप का पेंडेमिक ही हो चुका है कि हर दिन एक क्राइम, यानी कि आप सोचिए कि मेरे पास डेली कुछ कंसल्टिंग के लिए डेली कुछ क्राइम्स ऐसे आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे पहले मैं केसेस सुनती थी कि आज इसको हुआ, आज उसको हुआ, यहाँ कोविड हो गया, उस तरीके से हर जानने मानने पहचानने वाले के लोगों में, मैडम आज ये क्राइम हो गया, आज इतने पैसे निकल गए, आज ये हो गया। अब इससे बचना कैसे है, बचना कैसे है, क्या सुविधाएं हैं, और हमारी भारत की जो पॉलिसी है या भारत सरकार ने, और मैं कहूँ कि I4C MHA ने क्या क्या प्रावधान यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम सभी लोग कंप्यूटर के माध्यम से काम भी करते हैं। अब जब हम इंटरनेट पे गए तो चारों दिशाओं से लोग जुड़ते हैं, वहां भी आती है। इसके लिए आप छोटी सी एक मैंने प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बनाई है जो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, और इस सेशन के उपरांत मैं स्नेहा तिवारी जी से कहूंगी कि वो सभी लोगों के साथ शेयर भी की जाए ताकि आप खुद भी पढ़ सकें और जब और जहां आपको जरूरत पड़े आप उस सेफ्टी टिप्स का उपयोग कर सकते हैं। I'll be using both the methods, Hindi and English. I request if you can enable my screen share, it is disabled. Somebody can disable the screen share part. I request the admin to kindly give me the right to share the screen. स्नेहा, आप सुन पा रही हैं? Sneha is muted, I suppose.
स्नेहा और राहुल, क्या आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Just give me 1 minute now. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। और आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। क्या आप में से किसी ने किसी टाइप का कोई क्राइम, कोई वल्नरेबिलिटी सोशल मीडिया से लेके अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, किसी भी चीज में आज तक किसी टाइप का भी कोई साइबर क्राइम आपने विटनेस किया है? यदि किया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। You can use the chat box to write, or you can convey a message to Sneha also. यदि आप में से किसी टाइप का कोई भी क्राइम, या वो कह लूँ मैं पैसे से रिलेटेड, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई आपने फिशिंग लिंक कोई क्लिक कर दिया हो, ईमेल से रिलेटेड, पासवर्ड से रिलेटेड, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऐसे कोई भी क्राइम आपके साथ हुआ है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स के सुविधा से लिख भी सकते हैं और आप अपना मैसेज हमें कन्वे कर सकते हैं, so that I can reply 1-to-1 also. Thank you so much for giving me an accessibility. Ma'am, just we would interrupt here for just a minute. And हमारे जो संस्था के जो प्रभारी अधिकारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज और डिप्टी डायरेक्टर सर जो हैं, संजय कुमार सर, वो ज्वाइन कर लिए हैं इस हमारे सेशन को। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, संजय सर, कि मैडम ने भी ज्वाइन कर लिया, हमारी जो मुख्य वक्ता हैं सुरभि मैडम, तो आप सर एक स्वागत करें सर, आपसे अनुरोध है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सॉरी, मिनिस्ट्री से कॉल आ गया था, so I was attending the call, so I could not attend in time. But I am very happy that you attended properly and in time. आपका ISLRTC के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, आपके संस्थान ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, इसके लिए भी मैं आपके संस्थान का और आपका बहुत आभारी हूँ। और डेफिनेटली जो मैंने आपके प्रोफाइल देखा और जो आपके प्रीवियस वो देखा, एक्सपीरियंस देखा, उससे मेरे स्टूडेंट्स, मेरा स्टाफ एंड हम सभी लोग और साइबर जागरूकता के प्रति और काफी कुछ जानने की उम्मीद रखते हैं। और जो आप ब्रीफ अभी कर रही थी, उससे मुझे लगा कि वी हैव चूजन द राइट पर्सन। सो ऑन बिहाफ ऑफ ISLRTC फॉर दिस सेशन, आई फॉर्मली इनवाइट यू and on behalf of ISLRTC. Shukriya sir, thank you so much. I once again convey my gratitude on behalf of IAPA also to you कि सर आपने इस सब्जेक्ट को इतना महत्वपूर्ण चुना। साइबर जागरूकता, साइबर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले कि वो हम कहते थे ना कि कोई क्राइम हो जाए, better to prevent, and I think you are on that as a leader on the right track, as a prevention is the best mechanism of dealing with the cyber crime, and this is one of the occasion where we talk about the prevention and the awareness mechanism. Thank you once again. I will now share my screen to discuss more about the different kind of vulnerabilities. इस मंच के तहत हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस किस टाइप के साइबर क्राइम हो रहे हैं और कहीं वो आपके साथ ना हो जाए, और छोटी छोटी सी सेफ्टी टिप्स हमें क्या करनी है। क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पे टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर टाइप के लोग जुड़े हैं, तो पहले शुरुआत में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से। एक दोस्त जिंदगी में जरूरी है और उसे हम कहते हैं साइबर दोस्त। तो इस सेशन के बाद या पहले या बीच में जब भी आपको लगे एक दोस्त हमारी पॉकेट में बहुत जरूरी है, जो कि है साइबर दोस्त, I4C MHA ने हमारे लिए साइबर दोस्त नाम का ट्विटर हैंडल अकाउंट बनाया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी वो जितने भी साइबर क्राइम होते रहते हैं, जिस टाइप के भी क्राइम इंडिया में या क्रॉस जहाँ पे भी हो रहे हैं, हमें डे टू डे अपडेट करते हैं और हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सारी चीजें उस पर डेली अपडेट की जाती है। तो ये वो दोस्त है जो हमें सतर्क रखता है और सुरक्षा के लिए आग्रह करता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे दोस्त को जरूर ज्वाइन करें, जिसे हम कहते हैं साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ I4C MHA. With this, I'll be starting my session. Is my screen visible? क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? Yeah, it is visible, ma'am. It is visible. You can continue. Thank you so much, sir. Thank you so much. साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, साइबर कई शब्दों में, कई भाषाओं में उपलब्ध है। जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, साइबर डिप्लोमेसी, साइबर वॉरफेयर।
और साइबर वॉरफेयर इसलिए है क्योंकि शायद हम सभी लोग न्यूज़ में पढ़ते थे रशिया और यूक्रेन, या हमने ये भी सुना कि बहुत सारे देश जहाँ पे साइबर कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है, और भारत भी वही देश है जहाँ पे ऐसे ही साइबर कमांड, साइबर पुलिस, साइबर जजेस, ऐसी सारी साइबर सिटीजन्स को डेवलप किया जा रहा है, सो दैट वी कैन हैव अ वेरी coordinated comprehensive manner of dealing with cyber crime. अब आपने सुना था कि लास्ट ईयर मुंबई में 24 घंटे बिजली नहीं रही। अब ये क्यों हुआ, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो भी एक साइबर क्राइम था। कुडुकुलम प्लांट तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट पे जब अटैक हुआ तो ये क्या था, और इसे जानने की जब कोशिश की गई तो वहां पे भी इसी टाइप की एक वल्नरेबिलिटी अटैक था। तो यदि हम देखें कि सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं जहाँ पे कई टाइप के एक्टर्स मतलब जो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर हैं, नॉन स्टेट एक्टर हैं, थ्रेट एक्टर्स हैं, हम अपनी लैंग्वेज में जो हम कहते हैं वो हैकर्स वर्ड ज्यादा हम यूज करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत ऐसे हुई थी, पासवर्ड हैक कर लेना, स्नूफर जो स्नूप करता है, जो इंट्रूड करता है हमारे मैसेज को, हमारे डेटा को इंट्रूड करता है, अटैकर हो गया, यानी कि जहां रैंसमवेयर अटैक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते चले गए बेस्ड ऑन द क्राइम, जैसे जैसे क्राइम बढ़ता चला गया। अब देखेंगे भारत में साइबर क्राइम की स्थिति क्या है, और ये डेटा हमें एनसीआर भी देता है, ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, और इसके बाद भी क्राइम बढ़ता जा रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है ये हमें देखना है। यदि आप देखें तो इस पिक्टोरियल, ये पिक्टोरियल बहुत जरूरी होता है, दो भाग हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर में लेफ्ट एंड राइट बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, यदि ये दो स्टेट आप देखें तो यहाँ पे साइबर क्राइम की गतिविधियां बहुत ज्यादा है, यानी कि क्राइम रिपोर्टिंग दोनों ही ज्यादा है। पैन इंडिया यदि मैं बात करूं और इसे देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और असम में केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी किस टाइप के केसेस हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से लेके ओटीपी फ्रॉड से लेके फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, फेक न्यूज, साइबर स्टॉकिंग, फेक प्रोफाइल, डेटा थेफ्ट, ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं। ये वही क्राइम फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स है जो हमसे ये कहता है 31 जनवरी 2023 एवरेज डेली कंप्लेंट इज 4000। आप सोचिए 4000 से भी ज्यादा ये कंप्लेंट जनवरी की बात है, और आज हम अप्रैल में आ चुके हैं, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल रेट से ये क्राइम बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम अपने कोविड डेटा को मेजर करते थे, ऐसे ही जब हमने साइबर डेटा को मेजर किया तो हमने देखा कि ये कितने रेट से केसेस बढ़ रहे हैं, और किस किस स्टेट में कहाँ, और क्या क्या गतिविधियां हैं कि इन क्राइम में कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं। भी आपने सुना था एम्स का रैंसमवेयर अटैक, तो रैंसमवेयर अटैक एक आम आदमी से लेके एक इंस्टीट्यूशनल अटैक तक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मालवेयर हो गए, वायरसेस, ट्रोजन, बहुत सारे अटैक होते हैं। साइबर एस्पियोनेज हो गया, वीपीएन, एनोनिमस टेक्नोलॉजी यानी कि डार्क वेब यूज किया जा रहा है, डीप डीप फेक वेब यूज किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल प्लीज बी म्यूटेड। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको चारों दिशाओं में न्यूज़पेपर में मिलती है देखने के लिए, और हम ये भी देखते हैं कि साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एक तेज गतिविधि से बढ़ता जा रहा है, और कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपोर्ट किए गए। तो एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की भी, और जहां हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, वहां पे एक गृह मंत्रालय में ही एक स्पेशल सेल है जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड, जो स्पेशली स्कीम ही विमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होता है उसको देखती है, और उसके तहत क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है ये भी मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताना चाहूंगी। अब साइबर क्राइम होता क्यों है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ऐसी बहुत सारी चीजों की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, और स्पेशली जब से कोविड और पेंडेमिक आया तब से हमने ऑनलाइन गतिविधियां और बढ़ा दी, यानी कि इंक्रीज इन ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ चुका है। तो जब ये ट्रैफिक बढ़ा और भीड़ बढ़ी, और क्या उतनी लोगों को अवेयरनेस थी कि किस तरीके से इस इंटरनेट को यूज करना है, मोबाइल को, कंप्यूटर नेटवर्क? द आंसर इज नो. So the lack of awareness, increase in online traffic, lack of technical knowledge amongst all the stakeholders, मैं ये कहूँगी हम एक नॉर्मल सिटीजन हैं, हमें भी कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से हम किसी ना किसी टाइप के साइबर क्राइम में आ जाते हैं।
अब ये साइबर क्राइम क्या है ये भी समझना जरूरी है। ये क्राइम क्यों हो जाता है? क्योंकि 3 चीजें जो इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप और इन सारी टेक्नोलॉजी की गतिविधियों में हम 3 चीजों को देखते हैं कि मेरा जो डेटा है, जो मेरा इंफॉर्मेशन है, जो मेरा पैसा है, जो मेरा पासवर्ड है, जो मेरी ईमेल है, वो कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है। यदि वो कहीं लीक हो जाती है तो क्राइम हो जाता है। मैं ये देखती हूँ कि जो मेरा डेटा है, जो मेरी भी चीजें हैं, उसकी इंटीग्रिटी तो मेंटेन है, किसी ने उसको टैम्पर्ड तो नहीं किया। जो मेरा डेटा है वो अवेलेबल तो है मेरे पास। तो इन सारी 3 चीजों को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ माय इंफॉर्मेशन डेटा इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यदि ये 3 चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं तो हम इसे कहते हैं साइबर क्राइम। अब ये वो साइबर स्पेस है जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन भी होता है, एक आम आदमी भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट जो है, सभी लोग इसके पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंसान और बैठा है जिसे हम कहते हैं, ये जो क्राइम करने वाला इंसान है, जो ये डेटा थेफ्ट करता है, ये जो एक्टर यहाँ बैठा है, ये किस तरीके से इस पूरे मैकेनिज्म में घुसता है, ये समझने की बात है। अब पहले ये देखेंगे कि भारत सरकार ने हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी में क्या-क्या प्रावधान बनाए हुए हैं, यानी कि उस फ्रेमवर्क में क्या-क्या चीजें आती हैं। तो यदि हम ये देखें, ये हमारे आईसीटी सिक्योरिटी इकोसिस्टम है इंडिया का, जो कि कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनसीएससी के कोऑर्डिनेटर है, यहाँ से शुरू होता है। दिस इज द नोडल एजेंसी, और यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलके इस साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं। तो फर्स्ट पिलर है एनसीआईआईपीसी, जिसे हम कहते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर। एनटीआरओ के तहत ये बनाया गया था, और ये हमारे जितने भी भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारे साथ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत की साइबर सिक्योरिटी को भी देखती है। गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन बनाया गया है, उसके तहत एक स्कीम चलती है जिसे हम कहते हैं इंडिया साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। बहुत सारी स्कीम के तहत बहुत सारी चीजें, प्रावधान बनाए गए हैं भारत की साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत सारे सेक्टरल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हमारे पास। सर्टेन है जो नोडल एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी की, इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए, रिस्पांस के लिए वो नोडल एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन। हमारे पास बहुत सारी ओएम सप्लायर्स हैं, डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारी चीजें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फ्रॉम योर डेटा सिक्योरिटी काउंसिल डीएसआई से लेके नासकॉम, फिकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ENY, डिलॉइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलके भारत की साइबर सिक्योरिटी के इस पूरे साइबर सिक्योरिटी के तहत काम करते हैं। हमारे साथ आईआईटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईपी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मिलके भारत की साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते हैं। We have Technology Center of Excellence, Department of Telecommunication, Telecom Regulatory Authority of India, TRAI, ये सारे लोग मिलके भारत की साइबर सिक्योरिटी के इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी थोड़े अंतराल पहले बताया था, उसी को डिटेल में यहाँ पे लिखा है, ये आपकी सुविधा के लिए रखा गया है ताकि इसे आप आराम से पढ़ पाए कि साइबर सिक्योरिटी को राइट फ्रॉम द पीएमओ ऑफिस देखा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनटीआरओ के तहत एनसीआईआईपीसी, जॉइंट इंटेलिजेंस, रॉ एंड आईबी के लोग भी साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे इंटैक्ट करते हैं। वी हैव नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, हमारे पास नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी भी इसमें काम करती है, बहुत सारी स्टेट एंड सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई गई हैं एमएचए के तहत। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स working for this cyber security. We have Ministry of Defense. We also have lot of Department of Telecommunications, certain, जो मैंने आपसे कहा, सभी लोग मिलके भारत की साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें इस साइबर स्पेस में। अब आगे देखते हैं कि इस साइबर सिक्योरिटी को इंटैक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, वो उसको हम ऐसे एज अ कॉमन सिटीजन या आम इंसान क्या क्या चीजों की सुविधाएं उठा सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले इनिशिएटिव की बात मैं करूंगी, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक चीज बनाई जिसे हम कहते हैं sms-header.try.gov.in। अब ये sms-header.try.gov.in आप चाहें तो अपने गूगल या आप लैपटॉप, मोबाइल, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं।
आपके मोबाइल फोन में जब एसएमएस आता है तो आपको क्या पता होता है ये एसएमएस जेन्युइन है या नहीं, या किसी एसएमएस के थ्रू कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप यहाँ पे जाके उस एसएमएस को चेक कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राई ने आपको एक और सुविधा दी है जिसे हम पहले कहते थे डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसके तहत आपकी यदि वॉइस से रिलेटेड, एसएमएस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे जाके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। यह एक पहल है ट्राई की। इसी के तहत एक और चीज बनाई गई जो है कि दिस इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट पोर्टल, और ये देखिए ये पोर्टल कुछ इस तरीके से है, आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं। टेलीकॉम एनालिटिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे किया क्या गया कि एक आम इंसान को ये नहीं पता सिम का बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था। आपने देखा होगा जामतारा से लेके मेवात से लेके ऐसे बहुत सारे इंडिया में हब बन गए हैं। सिर्फ जामतारा बिहार में नहीं, या फिर मैं कहूँ हरियाणा में नहीं, बट आज तमिलनाडु, गुजरात और ऐसे भारत के कई कोने हैं जहां हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइप से साइबर क्राइम ऑपरेट हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि मल्टीपल सिम, फेक सिम इशू कराए जाते हैं और उसके तहत बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड या डेटा इमेज स्पॉइल कहें या साइबर बुलिंग कहें या साइबर स्टॉकिंग कहें, ऐसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिम का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पे एक स्कीम बनाई गई जिसे हम कहते हैं टेलीकॉम एनालिटिक फ्रॉड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो बनाया गया। यहाँ पे एक आम इंसान जाके चेक कर सकता है कि उसकी आईडी में कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें नहीं पता होता, हमारी आईडी को कोई और यूज करते हुए मल्टीपल सिम एक्सेस यानी कि सिम जो है इशू करा लेता है और वो सिम को मिसयूज कर रहा होता है और हमें ही नहीं मालूम होता है। तो एक आम इंसान को ही नहीं मालूम होता है कि कहीं उसकी आईडी पे कोई और सिम यूज कर रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों को पता करने के लिए आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये वही वेबसाइट है। आपने गूगल में जाके सिर्फ इतना लिखना है, टेलीकॉम एनालिटिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेबसाइट का लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेबसाइट का लिंक है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी रिक्वेस्ट जब डालेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपकी आईडी के अगेंस्ट कितने नंबर इशू हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई नंबर इशू है जो आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप उसको यहाँ से ब्लॉक करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है और इस तरीके से जो सिम है वो मिस यूटिलाइज हो रहा होता है। आईडी मिल जाती है और उसके तहत आईडी पे सिम इशू हो जाता था और इस तरीके से बहुत सारे क्राइम हो रहे थे। तो ये एक पहल है अगेन उसी चीज को रोकने के लिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेस टू ऑल द टोटल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे जितने भी आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका पूरा एक कंज्यूमर का डेटाबेस बनाया गया है और उनकी मैपिंग की गई है कि किसके नाम से क्या क्या सिम इशू है अगेंस्ट द आईडी। इसको लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सेस कर सकती हैं। इसका कोरिलेशन किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेस रिकॉग्निशन के साथ। तो ये एक अगेन टेलीकम्युनिकेशन की एक पहल है फ्रॉड को रोकने के लिए। अब आप देखिए यदि किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, किसी टाइप का भी साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना है ये जानना हमारा जरूरी होता है। तो I4C ने यहाँ पे एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है जिसे हम कहते हैं cybercrime.gov.in। जब भी किसी के साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो वो cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकता है। आपके लिए टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है जिसे हम कहते हैं 1930, जिसके साथ यदि साइबर क्राइम होता है FIR करके 1930 पे आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड में आप 1930 से बहुत ही ज्यादा मदद आपको मिल सकती है। बहुत सारे केसेस में पैसे रिकवरी भी हो जाती है, बट आपको टाइमली एक्शन लेना जरूरी है। यदि आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो नीचे आपके सामने ये वही साइबर दोस्त लिखा हुआ है जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। साइबर अवेयरनेस और अपनी जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है कि आप साइबर दोस्त नाम के ट्विटर हैंडल अकाउंट को जरूर ज्वाइन करें। सेल्फ पेस ट्रेनिंग के लिए, यानी कि आपको लगता है कि मुझे अपनी साइबर रिलेटेड चीजों में नॉलेज एनहांस करनी है, इंफॉर्मेशन एनहांस करनी है, तो sitetrain.ncrb.gov.in ने एक पोर्टल बनाया है जहां पे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी NIC की ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हुए सेल्फ प्लेस फ्री साइबर क्राइम की ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ये एक इनिशिएटिव है scitrain.ncrb.gov.in। तो ये वो कुछ पहल जो हमें मालूम होना चाहिए कि यदि क्राइम होता है तो हमें कहाँ जाना है, रजिस्टर करना है। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपोर्टिंग से भी ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन, एंड आई थिंक साइबर जागरूकता इज वन ऑफ दैट इनिशिएटिव। किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं? DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल अटैक्स, मालवेयर, वायरस, बहुत सारी चीजें, फिशिंग, बहुत सारे नाम आपको सुनाई देते होंगे। अब तो एक नया नाम भी आ गया जहां हम बात करते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वही आपके जो मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट होता है, जिसे आप फोन लगाते हैं, बात हो जाती है, या हमारी ईमेल आईडी में जब आप ईमेल लिखते हैं तो सेंटेंस ऑटो कंप्लीट हो जाता है, या फिर वही एलेक्सा और सिरी है जिससे आप बात करके गाने प्ले कर लेते हैं, या वो गूगल मैप है जिससे जब आप किसी भी लोकेशन को सेट करते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं। ये वही AI है जहां हमें बहुत सारी मदद मिल रही है, लेकिन इसी AI के बेस्ड बहुत सारी वनरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, एंड वन ऑफ दिस वनरेबिलिटी इज डीफेक। इसके बारे में और थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे आगे कि किस टाइप की इंटरनेट यानी कि क्लाउड वनरेबिलिटीज बढ़ रही हैं, AI अनेबल्ड चीजें बढ़ रही हैं, ये जानना जरूरी है। आज के समय में किस टाइप के क्राइम चल रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में लोग किस तरीके से साइबर क्राइम, व्हाट काइंड ऑफ अ क्राइम दे आर फेसिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि लोगों को जल्दी से पैसा चाहिए, या फिर हम कह लें कि रिफंड, लोन, इजी लोन चाहिए। तो वो हर चीज, इनफैक्ट मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ नहीं, लोगों ने सिर्फ ये सर्च किया कि मुझे गैस कहाँ से मिल जाएगा, मुझे यहाँ से ये क्या चीज मिल जाएगा। हमें लगता है कि गूगल पे जो भी सर्च करेंगे और सारे आंसर हमारे सामने आ जाएंगे। वो पिक एंड चूज है, आपने जो सर्च किया, 3-4 ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन उसी सॉल्यूशन के तहत कुछ लोगों ने ऐसे ही सर्च किया, रिफंड, इंस्टेंट लोन, ऐसी बहुत सारी चीजें गूगल पे जाके सर्च की। और यदि आप स्क्रीन को ध्यान से देखें तो ये इनिशियल सर्च करने पे जो भी आपके सामने सर्च हिस्ट्री आई है, यहाँ पे जो सर्च आए हैं, ये ऐड है, एडी 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 एडी, आप समझते हैं ये एडवर्टीजमेंट है जो कि यहाँ पे पेड तरीके से लाए गए हैं। अब कुछ लोग इसी तरीके से जल्दी पैसा यानी कि इंस्टेंट लोन मिल जाए, बैंक के पास ना जाना पड़े, इतना डॉक्यूमेंट लेके ना दौड़ना पड़े, काम आसानी से हो जाए ऑन क्लिक, तो इंस्टेंट लोन सर्च करते थे और ऐसे बहुत सारे आपके सामने ऐप आ जाते थे, और इन्हीं ऐप के थ्रू उन्हें पैसा तो मिल गया लेकिन जाने भी चली गई। यानी कि इन्हीं ऐप के थ्रू बाद में उनके साथ एक्सटॉर्शन हुआ, पैसा मिला इसी तरीके से, लेकिन उस पैसे के तहत उन्हें और ज्यादा पैसा देना पड़ा। उनकी इमेज यानी कि जब वो ऐप डाउनलोड करते थे तो उनका सारा कॉन्टैक्ट, सारी डिटेल्स चली जाती थी, फोटोग्राफ्स, इमेज, और वो बाकी चीजें बाद में एक्सटॉर्शन की तरह यूज की जाती थी। कुछ इस तरीके से कि उन्हें लगता था कि अब मेरी इमेज नहीं रही, और इस एक्सटॉर्शन से, साइकोलॉजिकल प्रेशर से कुछ लोगों ने अपनी जान तक ले ली। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आए जहां पे लोगों ने सिर्फ एक सर्च किया कि मुझे यहाँ पे गैस एजेंसी मिल जाए, और वो गैस एजेंसी सर्च करते करते वो एक इसी टाइप के लिंक में पहुंच गए जहां पे उन्होंने पैसे तो डिपॉजिट कर दिए, रिटर्न में गैस भी नहीं आया और डॉक्यूमेंट भी चला गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमें थोड़ा सावधान रहना जरूरी है कि हम डायरेक्ट अप्रोच रखें। कभी भी इस इंटरनेट के माध्यम में यदि किसी बैंक तक पहुंचना है या किसी सुविधा को अवेल करना है, तो जैसे हम पहले करते थे, डायरेक्ट अप्रोच रखते थे, ना कि एक इनडायरेक्ट वे में सर्च करके पहुंचना। आप उसको डायरेक्ट, यदि आपको URL एड्रेस पता है तो आप URL एड्रेस डालें और वहां तक पहुंचे। यदि आपको नहीं पता है तो निकालें और पता करें और फिर वहां तक पहुंचे, ना कि किसी भी रीडायरेक्टेड लिंक और ऐप के थ्रू आप कोई भी सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, तो आज के समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से इंस्टेंट लोन, रिफंड सर्च किया, और ये बहुत सारे ऑप्शन आते थे, और ऐसे ऑप्शन से बहुत सारे ऐप को डाउनलोड किया, दैट कन्वर्टेड इनटू सुसाइड। और ये वही सारे लोन ऐप्स की लिस्ट है। कुछ लोन ऐप्स आपके सामने हैं, आपको पता होगा 250 से 300 ऐप ऐसे थे, फ्रॉड, फर्जी ऐप, जिनको यहाँ से हटाया गया प्ले स्टोर से। ये कुछ नाम है जो मैंने आपके सामने दिए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप थे जिन पे अभी भी काम चल रहा है और अवेलेबल है, इनको निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐप इतने गलत इंटेंशन से हैं तो ये प्ले स्टोर पे कैसे हैं? प्ले स्टोर देखता है कोडिंग, काम,
कोडिंग काम सब सही था, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन को यूज किया गया। इंटेंशन यानी कि आप जाके वहां पे लिखेंगे कि मुझे इंस्टेंट लोन चाहिए, तो आपने इंस्टेंट लोन का ऐप डाउनलोड कर लिया, जहां डाउनलोड किया उसने आपका सारा डेटा ले लिया, और उस डेटा को उसने किस तरीके से यूज किया आपके अगेंस्ट, दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन वाज यूज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्राइम। तो इसका बचने का तरीका यही है कि ऐसे रीडायरेक्टेड तरीके से इजी सर्च के थ्रू कोई भी सर्विसेज को आप ऐसे एक्सेस ना करें। अब आपने एक चीज और देखी और आजकल न्यूज़पेपर में भी थी, जहां हम बात कर रहे थे आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, और ये भारत में नहीं हर जगह यूज होता है। अब आधार में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए कि इस इंटेंशन को किस तरीके से यूज किया गया। यानी कि आधार की जो बायोमेट्रिक थी उसको मिसयूज करते हुए लोगों ने बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड किए। अब आपको करना क्या है, हम सभी लोग आधार यूज करते हैं, आप में से कितने लोग आधार की मास्किंग कर रखी है? यदि आप आधार की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आधार आपको एक सुविधा देता है, मास्किंग ऑफ योर आधार कार्ड। यदि आपने नहीं किया है तो आप अपने आधार कार्ड की मास्किंग कीजिए। दूसरी चीज, अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक को लॉक कीजिए। यानी कि जब भी आपको अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक को जहां यूज करना होगा, और मान लीजिए किसी के हाथ में आपके पुराना कार्ड भी आ गया और वो उस बायोमेट्रिक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि आपकी आधार कार्ड की बायोमेट्रिक लॉक है, उसको सबसे पहले आप ही अनलॉक करेंगे, तभी कोई उसे यूज कर पाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि कहाँ पे कौन सी चीजें किस तरीके से मिसयूज हो जा रही हैं, जब केसेस आते हैं तो पता चलता है। सो द मास्किंग ऑफ आधार कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपनी बायोमेट्रिक को लॉक जरूर कीजिए। जहां पे भी आप यूज करेंगे वो आपको अनलॉक करने के लिए कहेगा, आप ओटीपी डालेंगे और आप ही उसे अनलॉक कर पाएंगे, और इस तरीके से आप कोई भी ऐसी बायोमेट्रिक या डिजिटल रिलेटेड क्राइम से बचे रहेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमने आधार की बात की है, हम सभी लोग आधार की सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल फोन में, यानी कि एक फोटो खींच के अपने मोबाइल फोन में रख लेते हैं। अब देखिए, आधार की फोटो खींच के अपने मोबाइल फोन में ना रखें, ना जाए इसके आई मीन इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन यूज डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर को यूज करें, वहां पे अपने सारे ऐसे ऑनलाइन सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करें, ना कि आप अपने मोबाइल फोन में ऐसे फोटो खींच के रखें। क्योंकि मान लीजिए यदि आपका मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसके साथ वो इमेज और बहुत सारी चीजें चली जाती हैं और मिसयूज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे इस मंच के तहत ये कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा डिजी लॉकर यूज करें, आधार की मास्किंग करें और अपने बायोमेट्रिक को लॉक करें। अब देखिए, एक नई चीज और एक नया शब्द आया जिसे हम कहते हैं कैटफिशिंग। अब कैटफिशिंग क्या है, यानी कि कुछ लोग अपने आप को यहाँ पे इम्प्रेजेंटिंग करते हैं, यानी कि दिखाते कुछ और हैं। और वो कैसे करते हैं, ऑनलाइन आपकी इमेजेस और पिक्चर्स को यूज करते हुए वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, और इस आइडेंटिटी के थ्रू आपके साथ जो क्राइम होता है उसे हम कहते हैं कैटफिशिंग। यानी कि आप यदि देखेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है, आप बात भी पढ़ सकते हैं, कैटफिशर में स्टील अनदर्स पर्सन्स आइडेंटिटी, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका बर्थडे, ऐसी बहुत सारी चीजें मिसयूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं, पर्पस अलग अलग होता है। कोविड टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से लोग फेसबुक पे आपकी आइडेंटिटी लेके इम्प्रेजेंट करते थे कि आई एम सो एंड सो, दे डिमांड मनी, दे डाइल्यूट इमेज, दे डू साइबर स्टॉकिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी। इन सभी चीजों से बचने के लिए जरूरी है अपनी प्रोफाइल को लॉक करें, अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आज मैं 2 नहीं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप ऑन करें, और अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी थर्ड पर्सन पे बिलीव करने से पहले एक इंक्वायरी बहुत जरूरी है कि ये कॉल कहाँ से आ रहा है, ये जो फोटो है ये उस इंसान की नहीं है। ये बहुत सारी चीजें आज जानना बहुत जरूरी है, और इससे रिलेटेड जो क्राइम हुए उसे हम कहते हैं कैटफिशिंग। अब आप देखिए, आज हर कोई व्हाट्सएप यूज करता है, सोशल मीडिया बहुत सारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं। और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, इमेज, लोकेशन, पिक्चर, बहुत डेटा अवेलेबल है। यानी कि हमने अपनी बहुत डिजिटल फुटप्रिंट बना रखी है। अब ये डिजिटल जो फुटप्रिंट है ये इमोर्टल है,
लाइफ रहे ना रहे, लेकिन ये जो चीजें आपने क्रिएट कर दी है ये जिंदगी भर रहेगी। अभी किस तरीके से आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, कई तरीका है। जैसे कहते हैं प्रोफाइल हैकिंग, कोई आपकी प्रोफाइल को हैक कर सकता है, प्रोफाइल को मॉर्फ कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऑफर, शॉपिंग, ऐसी बहुत सारी चीजों से ल्योर किया जाता है, उस स्कैम में आप फंस सकते हैं। ऐसी बहुत सारी डेटिंग वेबसाइट्स बना दी गई हैं, इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और किसी को बुल भी किया जाता है, यानी कि साइबर बुलिंग भी की जाती है। इन सारी चीजों को डिटेल में मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। जब भी आपको मौका मिले इसे पढ़िए कि ये सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इसका विक्टिम बन जाता है। अब आप देखिए ये फेसबुक है, फेसबुक पे यहाँ पे फेसबुक अकाउंट हैक्ड कैसे हो गया। किसी को आईडी पासवर्ड मिल गया, किसी ने चेंज कर दिया, और यहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब इस मंच पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, अ, हम सभी लोग जब ईमेल यूज करते हैं, और आज के समय में जब ई कॉमर्स हमने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है, आप अपनी जो मोबाइल फोन जिस ईमेल आईडी से आपने बना रखा है, अपना कॉन्टैक्ट, अपना सारा डेटा सिंक कर रखा है, उसी ईमेल आईडी से आप अमेजोन भी चलाने लगते हैं, आप नेटफ्लिक्स भी चलाते हैं, आप लिंक्डइन भी चलाते हैं, आपने बहुत सारी मिल्क बास्केट, ये बास्केट, वो बास्केट, मतलब बहुत सारी सुविधाएं ले रखी हैं, और आप अपनी वही इम्पोर्टेंट जो एक पर्सनल ईमेल आईडी है उसी को आप यूज कर लेते हैं। जब आप उसी को यूज करेंगे तो वो ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारा रिकॉर्ड बाकी ऐसी थर्ड पार्टीज के पास भी चला जाता है। उसी से आप अपना जीमेल अकाउंट भी यूज कर रहे हैं, उसी से आप अपना फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, उसी से आप अपनी सारी गतिविधियां, यानी कि डेली की जो रूटीन, ग्रोसरी से लेके अपने बिल से लेके यूटिलिटी से लेके सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। अब आप सोचिए यदि एक जगह वो पासवर्ड यदि कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो सारी जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इतना वनरेबल हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो एक मोबाइल या जीमेल या पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आप सेपरेट रखें, और ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी के लिए आपकी एक डिफरेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए। स्पेशली वो ईमेल आईडी जो बैंक खाता अकाउंट से आपकी कनेक्टेड है, वो यहाँ पे आपको यूज नहीं करनी चाहिए। अब यदि फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या फेसबुक पे आपकी ऐसी कोई भी प्रोफाइल हैकिंग हो जाती है, तो हमें करना क्या चाहिए। यदि फेसबुक से रिलेटेड यदि आपकी प्रोफाइल हैक हो जाती है, या आपको लगता है हमारे साथ किसी टाइप की भी कोई आइडेंटिटी हैक हुई है या कुछ भी ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपके लिए फेसबुक ने ये एक हेल्प बनाया है जिसे हम कहते हैं facebook.com हैक। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और आपको रिपोर्ट करना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, एंड देन यू कैन रिपोर्ट एंड रजिस्टर इन योर ओन दैट व्हाट इज हैपेंड विथ यू। नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा कि बहुत सारी फोटोग्राफ्स डाल दी जाती हैं और फोटोग्राफ्स को मॉर्फ कर दिया जाता है सोशल मीडिया अकाउंट में। बहुत सारे केसेस डेली ऐसे यहाँ पे आते हैं, और उस मॉर्फिंग के बाद एक्सटॉर्शन होता है। बहुत सारी पिक्चर्स जो सोशल मीडिया में होती है, हैकर्स उनको यूज करते हैं, मॉर्फ करते हैं, पॉर्न वेबसाइट पे डालते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, फाइनेंशियल इंटेंशन रहता है, सेक्सुअल गेन इंटेंशन, कुछ भी हो सकता है, वो मिसयूज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना, यदि ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो आप रिपोर्ट जरूर करें, रिपोर्ट करना जरूरी है। ऐसी चीजों से घबराए नहीं। बहुत सारे केसेस आप देखें, एक केस मैंने यहाँ पे उदयपुर का डाल रखा है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। एक छोटा सा केस मैं आपके सामने यहाँ बताना चाहूंगी। एक अडल्ट जिन्होंने जिसे हम सेक्सटॉर्शन का केस कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब वो 64 साल की उम्र में, 60 से ऊपर की उम्र में, उनके पास एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है। अब उनको तो पता नहीं था, उन्होंने कॉल उठा ली। अब कॉल उन्होंने उठा ली जब, तो उसके बाद कॉल के बाद उनकी इमेज वगैरह रिकॉर्ड करके, उसको मॉर्फ करके, चेंज करके, और फिर उनके अगेंस्ट यूज किया गया कि आपकी इमेज को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, आपके बहू बेटे घर में सबको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आप बात करते थे, ये किया वो किया। अब वो एक बुजुर्ग इंसान परेशान है, ना कह पा रहा है, और यहाँ पे वो ये सोचता है कि मेरी इमेज डाइल्यूट हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे। तो यदि जब भी आपके साथ ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो आपको रिपोर्ट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करके रखनी है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, इसको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप इस एक्सटॉर्शन और इन चीजों में दबते जाएं, इसको रिपोर्ट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें और अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं उनके साथ आप डोंट बी फ्रेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इस टाइप के आप देखिए व्हाट्सएप से लेके हर कहीं हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑफर्स, शॉपिंग की बहुत सारी चीजें आती हैं। प्लीज अवॉइड, मैं सीधे बोलती हूँ, आप इसे अवॉइड कीजिए। साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड यदि आपके साथ इस टाइप की कोई भी चीजें हो रही हैं तो आपने गूगल सपोर्ट नाम की एक चीज बनाई हुई है, उसका आप यहाँ पे सुविधा का प्रयोग जरूर करें। और साइबर स्टॉकिंग से बचने के लिए बहुत जरूरी है, डू नॉट एनेबल परमिशन ऑफ फॉर सोशल नेटवर्क टू पोस्ट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिकली, यानी कि आप अपनी चीजों को पब्लिकली पोस्ट ना करें। सेपरेट ईमेल एड्रेस यूज करें अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज और सोशल मीडिया के लिए। अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ प्राइवेट और अपने फ्रेंड्स के साथ ही यहाँ पे आप यूज करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट भी उन्हीं से एक्सेप्ट करें जिन्हें आप जानते हैं। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत सारी आती है और आप ओके ओके अपनी लिस्ट बढ़ाने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हर किसी को ओके करते चले जाते हैं, एंड वन डे यू विल एंड अप विद सम और अदर काइंड ऑफ अ क्राइम। इन सारी चीजों से हमें बचना है। आप देखेंगे जॉब ऑफर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके पास एसएमएस आते रहते हैं, ऐसे किसी भी चीजों को आपको क्लिक नहीं करना है। जब हम गूगल में जाते हैं ऐसे बहुत सारे ऐड होते हैं, एक दिन में कोई मिलेनियर नहीं बन जाएगा। आपके पास एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी आगे बढ़ने से, कि कई बार हमारे पास व्हाट्सएप पे भी और ईमेल में भी अटैचमेंट आते हैं, उन्हें क्लिक नहीं करना है। स्पेशली कोई मैसेज के बाद आता है .apk डाउनलोड, मान लीजिए वो कहता है कि मैंने ये HDFC से मैसेज है, सम मैसेज एज अ वार्निंग मैसेज और RBI का नाम लेके, और उसके बाद आपको कहता है कि ये .apk डाउनलोड फाइल डाउनलोड करनी है। ऐसी चीजों को इमीडिएटली आप डाउनलोड ना करें, आप ब्लॉक करें, क्योंकि वो डाउनलोड के बाद वो आपके मोबाइल फोन की सारी डेटा को ले जाता है, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ऐसे मैसेज पे ट्रस्ट ना करें। डायरेक्ट अप्रोच इज ऑलवेज गुड। ये देखिए केस हमारे सामने और आया, ये रीसेंट केसेस है, मैं आपको बता रही हूँ बचने के लिए, अवेयरनेस के लिए। जहाँ पे ये केस है, एक 46 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, यहाँ पे इन्होंने किसी से सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप की बातचीत शुरू हुई और उसके बाद सडनली कॉल आता है, और वो कॉल मैं आपको बता दूं किसी महिला का नहीं, लेकिन वो जो कॉल थी वो एक AI जनरेटेड थी। जब पुलिस ने इस पूरे मैटर को रिजॉल्व किया तो देखा कि एक सॉफ्टवेयर था, जो उसमें एक महिला की फोटो आती थी, एक वीडियो क्लिप थी, वो एक्चुअली डीफेक की गई थी। डीफेक यानी कि यहाँ पे AI को यूज करते हुए उस वीडियो को बनाया गया था। वो एक इंसान नहीं था, बट एक मशीन से बना हुआ एक इंसान था, और जिसके थ्रू वो बातें करते थे। तो ये वो एक इंसान भी नहीं है, एक्चुअली मशीन से क्रिएटेड एक वीडियो है जिससे आप बात कर रहे हैं और उसके बाद एक एक्सटॉर्शन में फंस जाते हैं। तो इस क्राइम को हमने कहा कि ये डीफेक है। डीफेक जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ऐसी सिंथेटिक मीडिया यानी कि ऑडियो, वीडियो, आवाजेज, इमेजेस बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसको यूज किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो कॉल हमारे पास आ रही है, हो सकता है वो AI बेस्ड यानी कि मशीन से रिलेटेड आवाज हो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले जाए। वीडियो जो आ रही है, और ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए वी नीड अनदर कैपेबिलिटी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ केसेस। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जरूरी है, ऐसे लोगों से प्लीज दोस्ती ना करें जिनको आप नहीं जानते हैं। ऐसे कॉल पिक ना करें जो कि अननोन नंबर्स होते हैं, ऐसे कॉल को आप बिल्कुल भी पिक ना करें। रैंसमवेयर यदि होता है, रैंसमवेयर से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके लैपटॉप, अपने मोबाइल की खुद की सुविधा बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे ईमेल, SMS, बहुत सारे रीडायरेक्टेड लिंक्स आते हैं, अनट्रस्टेड सोर्स से, उन्हें कभी भी क्लिक ना करें। अपने डेटा का बैकअप रखें, ये बहुत जरूरी है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस होना जरूरी है। यदि ये सारी चीजों को आप रखते हैं और मान लीजिए किसी बैकडोर से रैंसमवेयर अटैक भी हो जाता है, तो आपको रैंसम पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरे डेटा का बैकअप है। आप उसे रीबूट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए और सिस्टम को ऑन कीजिए। ऑनलाइन रिलेटेड फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पे कई बार आपकी OTP, आपने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड में कई टाइप की चीजें हो रही हैं। न्यूज़पेपर में आप सुनते रहते होंगे कि हमारे तक OTP नहीं पहुंची और पैसे रात में चले गए। सडनली किसी का कॉल आया कि मैडम आपके अकाउंट में गलती से पेटीएम से पैसे डाल दिए हैं, क्योंकि पेटीएम को आपने UPI से कनेक्ट कर रखा था।
तो जब वो पैसे आप रिटर्न कर रहे होते हैं तो आपके यूपीआई से पूरा खाते से पैसा भी निकल जाता है। तो बहुत तरीके से एक्चुअली ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे हैं। मल्टीपल सिम इशू करा लिए जाते हैं, वो किस नाम से इशू है उसको नहीं पता होता है, और इस सिम को मिसयूज करते हुए आपका ही सिम डीएक्टिवेट करा के वो एक्टिवेशन के साथ पूरा आपका ऑनलाइन डेटा निकाल लिया जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड कई तरीके से चल रहे हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो आपने देखी कि सडनली मैसेज आता है कि मैडम मैंने पेटीएम से पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, ये किसी और को जाना था, 5,000 रुपए मैडम आप रिटर्न कर दीजिए। तो बस आपके पास गलती से आता है और जब आप रिटर्न करते हैं तो आपने अपने यूपीआई को सिंक किया रहता है और गलती से आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शन में पैसे चले जाते हैं। तो डायरेक्ट अपने खाता अकाउंट को कभी भी पेटीएम से आप सिंक ना करें, या ऐसे बहुत सारे जो एग्रीगेटर्स हैं फाइनेंशियल थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, इनके साथ कनेक्ट ना करें। एक वॉलेट किस लिए होता था कि हम कुछ पैसे निकाल के डालते थे, उसी कॉन्सेप्ट को रखिए कि वॉलेट में कुछ पैसे डालें और उसको यूज करें। दूसरी चीज, यदि आप अपने ओटीपी की बात कर रहे हैं तो ओटीपी कई तरीके से आती है, ऑन कॉल ली जाती है, ओटीपी A2P होती है यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू भी आती है ओटीपी, और एक जो ओटीपी आपके एसएमएस पे आती है। अब यदि इससे रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो मैंने आपको sms-header.try.gov.in बताया है, वहां पे आप उस एसएमएस को चेक कर सकते हैं। कभी भी अपना ओटीपी किसी को ना दें, अपना फोन अनअटेंडेड ना करें। एक केस आया था जहां पे आपके फोन को रीडायरेक्ट कर दिया जाता था, यानी कि आपसे मैंने फोन मांगा, उसमें *#62 डायल करते हुए और अपना नंबर डायल करके या किसी का नंबर डायल करके आपकी सारी डेटा को रीडायरेक्ट कर दिया गया। उस केसेस में भी डेटा यहाँ से वहां चला जाता है। तो अपने फोन को उन हाथों में ना दें। जब भी आपको लगे कि मेरा फोन बिल्कुल डीएक्टिवेट सा हो गया है, इसमें ना इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं है, तो आप इमीडिएटली अपने सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें। कभी भी रीडायरेक्टेड लिंक्स को आप क्लिक ना करें, और जब भी आपके पास अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने हर फाइनेंशियल अकाउंट में जरूर रखें। ओटीपी आपके पास ही आएगी, कोई बाईपास नहीं कर सकता है उसको। यदि कर रहा है तो आपके पास करंटली मैसेज आएंगे और इमीडिएटली अपने मैसेज को जरूर चेक करते रहें। ये छोटी छोटी सी सुविधा आज के समय में बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल से लेके आपने हर कहीं अटैक देखना शुरू कर दिया। आज के समय में लोगों को क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। क्रिप्टो करेंसी एक नई नाम की करेंसी आई, बिटकॉइन के नाम से फेमस है, ईथर है, लिटकॉइन है, बहुत सारी करेंसीज हैं और इन करेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। करेंसी में तब इन्वेस्ट करें जब आपको पूरी नॉलेज हो और जेन्युइन करेंसी में इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही अपने फर्जी क्रिप्टो के नाम से बना रखे हैं और आपने पैसे लगा दिए और आपके पैसे चले गए। तो जेन्युइन जगह से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डार्क वेब की दुनिया है। जो आप गूगल पे सर्च करते हैं उसे हम कहते हैं ऊपरी जहर यानी कि सरफेस वेब। उसके नीचे वो दुनिया है जहाँ पे डीप वेब और डार्क वेब होती है। डीप वेब में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है जो ऊपर वाले गूगल सर्च पे नहीं मिलेगी, तो हम उसको सर्च करने के लिए डक नाम का एक दूसरा सर्च इंजन होता है, उसके थ्रू सर्च करते हैं। डार्क वेब वो है जहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल ब्राउजर की आपको जरूरत होती है, और आप जानते होंगे अनोनिमस, जहाँ पे लोग आपको पहचान नहीं सकते, ये वो दुनिया है। वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो कि इलीगल हैं, और इस इलीगल दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को मिसयूज किया जा रहा है ताकि कोई पकड़ ना सके। डार्क वेब की दुनिया से दूर रहें। ड्रग्स, मनी, फाइनेंशियल, ऐसी बहुत सारी चीजों का आम ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स हो रही हैं, इन सारी चीजों से दूर रहें। लीगल इंटरसेप्शन में इसे यूज किया जाता है चेक करने के लिए कौन क्या कर रहा है, बट आप डार्क वेब की दुनिया से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। वेबसाइट के जो यूआरएल होते हैं इनको जरूर ध्यान से चेक करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बना के ऑप्टिमाइज कर दी जाती है, और जब आप क्लिक करते हैं तो इस फर्जी वेबसाइट पे आप अपना डेटा दे देते हैं। क्यूआर कोड होता है, हम क्यूआर कोड क्यों यूज करते हैं? क्यूआर कोड भी कुछ एक स्टोरेज डिवाइस की तरह है। आपने जैसे गूगल ड्राइव हम क्यों यूज करते हैं? स्टोरेज है। इसी तरीके से क्यूआर कोड में आप गूगल ड्राइव को अटैच कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड वही नाम की चीज है। क्यूआर कोड से कभी आपको पैसे मिलते नहीं हैं, बल्कि पैसे देने हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कैम थे जहां पे ₹1, ₹2 के बाद क्यूआर कोड स्कैन करने पे पैसे मिल रहे थे।
and then they fall into that, they become a victim. तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि QR code not used for paying the money, not for receiving it. बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं, इनको क्लिक करने से पहले आप जरूर चेक करें क्योंकि ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं। आज के समय में ये जितने भी आप क्राइम देख रहे हैं इनको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट। और नई दुनिया आ गई है कि क्राइम को बेचो और पैसा कमाओ, जिसे कहते हैं एक्सप्लॉइट एज अ सर्विसेज। इसी एक्सप्लॉइट एज अ सर्विसेज में एक नया नाम का क्राइम जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं जीरो डे, यानी कि दिन शुरू नहीं हुआ उसके पहले ये क्राइम आगे बढ़ जाएगा। जीरो डे अटैक क्या होता है कि इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी जीरो डे अटैक हुआ, या कोई भी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, हर चीज आप जो भी यूज कर रहे हैं उसका एक अपडेशन आता है, तो इमीडिएटली जिस दिन अपडेट मांग रहा है उस दिन मत करिए, क्योंकि जिस दिन अपडेट होता है उसके बहुत सारे फीचर और सारी चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है, और जो पहले दिन ही करता है वो हो सकता है जीरो डे अटैक का पार्ट बन जाए। तो जैसे पहले हम कहते थे ना कि मूवी देखने जाते थे, पिक्चर देखने जाते थे, फ्राइडे को रिलीज होती थी, पहले दिन पहला शो, तो पहले दिन पहला शो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना देखें तो आप जीरो डे अटैक से बचे रहेंगे। पासवर्ड की बात करते हैं, तो पासवर्ड यदि आप देखें, हम लोग अपनी ईज के लिए चाहे वो गूगल में जाके सर्च कर रहे हो या पासवर्ड भी उसी तरीके से बना लेते हैं। आज भी बहुत सारी संस्थाओं में पूरे इंस्टीट्यूट का जो वाईफाई और सारी चीजों का पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिया जाता है, या एडमिन 1 2 3 रख दिया जाता है, या कुछ लोग जो आईफोन यूज करते हैं उनको लगता है कि मेमोरी इशू है इसलिए वो उसको आईफोन 5 यूज कर रहे हैं, 6 या 13 वो वही लिख देते हैं। तो ये पासवर्ड और ऐसे पासवर्ड यदि आप डालते हैं तो इनको बहुत इजी होता है क्रैक करना। दूसरी चीज, हम बहुत सारे ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते जाते हैं। अब ऐप कौन सा जेन्युइन है या नहीं है ये जानना जरूरी है, और कैसे जानेंगे? लाइक, रिव्यू, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन से कोई भी ऐप सही नहीं होता है। ऐप किसने डेवलप किया है उसके डेवलपर का नाम चेक करना जरूरी होता है। ऐप का नाम, उसके डेवलपर का नाम, कितने डाउनलोड काउंट्स हुए हैं, रेटिंग एंड ऑल कम्स लेटर, बट ये जानना जरूरी है कि ऐप की यूजेबिलिटी क्या है और इसे बनाने वाला कौन है। यदि वो जेन्युइन है तभी आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप से बहुत सारी वल्नरेबिलिटी यानी कि बहुत सारे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ईमेल से रिलेटेड सुविधा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमेल से आज हम कम्युनिकेशन करते हैं। कोविड फिर से फैल रहा है और हम सबसे ज्यादा आज के समय में कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ई ऑफिस हो चाहे हमारा ईमेल है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ईमेल को यूज कीजिए, पर छोटी सी सुविधा यहाँ जरूरी है, ऐसे कोई भी अटैचमेंट को आप बिना स्कैन किए डाउनलोड ना करें। टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर यूज करें बायोमेट्रिक के साथ। अब आप देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जहाँ पे ऊपर यूआरएल कुछ और है, नीचे आपको स्क्रीन बिल्कुल जेन्युइन दिखाई देगी, और यहाँ पे जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि यूआरएल को भी चेक करें। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट भी हैक हो गई थी, कवच के नाम से ऐसे ईमेल आते थे, आप क्लिक करते थे और यहाँ पहुंच जाते थे। तो ईमेल से रिलेटेड फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। यदि कुछ होता है तो हमें इसे रिपोर्ट भी करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है? सर्टेन में, यानी कि इंसिडेंट ऐसे कोई होते हैं, ईमेल यदि कॉम्प्रोमाइज या हैक होता है तो nic.certain.nic.in में आप इसे जरूर करें। पासवर्ड अपना चेंज करें, एंटीवायरस यूज करें, एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईमेल प्रोटेक्शन की सारी चीजें बहुत जरूरी है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो प्ले कर रही हूँ। इस वीडियो को हम देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। So that's a small video
और जस्ट प्रमोशनल वीडियो टू मेक यू अपडेट कि केवाईसी को जब भी आप अपडेट करें तो डायरेक्ट करें, और आज ऑनलाइन सुविधा के थ्रू भी केवाईसी अपडेट होता है। ऐसे किसी भी रीडायरेक्टेड कॉल के थ्रू आप केवाईसी को अपडेट ना करें। कॉमन मिस्टेक, कुछ ऐसी मिस्टेक जिसके थ्रू हमारे पैसे चले जाते हैं। कस्टमर केयर नंबर, बुकिंग फ्रॉम इंटरनेट सर्च बिल्कुल ना करें। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी भी एसएमएस, किसी भी कॉल को विदाउट वेरिफिकेशन। ऐसे किसी भी मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल ना करें किसी के कहने पे या कॉल पे। कोई भी अनवेरिफाइड लिंक या फिशिंग लिंक क्लिक ना करें। डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें और डायरेक्ट अपनी बैंक सुविधा की वेबसाइट पे जाएं और वहां से इंफॉर्मेशन को लें। दूसरी चीज, आज हम बहुत सारे बैंक के एप्स को भी यूज करते हैं और योनो उसमें से एक ऐप है एसबीआई बैंक का। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपने लिमिट को भी सेट करें। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे सेटिंग में प्रोविजन होते हैं, इनको जरूर आप चेक करके रखें। आपने एक केस सुना था जहाँ पे कॉल पे 50 लाख निकल गए। ऐसे केसेस में यदि कॉल में ओटीपी चली गई है और आपने अपनी लिमिट को 10,000, 25,000 या मिनिमम 1 लाख तक कर रखी है, तो आपके एक मिनिमम अमाउंट ही डिडक्ट होते हैं, ना कि मेजर अमाउंट चला जाता है। मोबाइल सुविधा के लिए मैं आपके साथ कुछ कोड्स यहाँ पे देना चाहूंगी आपकी मोबाइल की सुविधा को बढ़ाने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि मेरा मोबाइल फोन कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया है, मेरा डेटा कहीं और तो नहीं जा रहा है, कोई और तो इसे मिसयूज नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों को जानने के लिए यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और मेरा आपके हाथ में मोबाइल फोन है, तो अपने मोबाइल फोन को उठाएं और कुछ अंक यहाँ पे डायल करना जरूरी है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? हम अपने मोबाइल सुविधा को कुछ यहाँ पे बढ़ाएंगे अभी। Can you hear me? Somebody can acknowledge? Yes, ma'am. Yes. Right. तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन पे एक नंबर डायल करेंगे। मोबाइल फोन पे आपके पास होता है *#21#। इस नंबर को डायल करने से आपको पता चलेगा कि आपके कॉल, मैसेजेस और डेटा कहीं और तो नहीं चला गया है। यदि आपको कोई और नंबर नहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे जरूर करके देखें। उसके बाद एक नंबर और डायल करेंगे। Ma'am, once again, can you please repeat? Is Yes. *#21#. I'll write it in the chat box also, so that you can do it. It is coming, ma'am. Call forwarding unconditionally, voice not forwarded. Wonderful. Correct message? Yes, yes. So if it is coming not forwarded, it is very good. हमारी कोई भी चीजें फॉरवर्डेड नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ये मैसेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नॉट फॉरवर्डेड। बट ये आपको लिखता है कि अनकंडीशनली फॉरवर्डेड, बट आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, या कुछ लोगों को नंबर भी मिल रहा है। हम एक नंबर और डायल करेंगे जस्ट टू इंश्योर कि हमारा डेटा तो कहीं और नहीं जा रहा है। तो आप ये नंबर भी जरूर डायल करें चेक करने के लिए कि आपका डेटा तो कहीं और नहीं जा रहा है। ये नंबर आप जरूर डायल करें, *62#, *62#। किसी को कोई नंबर तो नहीं मिल रहा है? Is anyone is getting any a number? No, Anyone ma'am. of you? Wonderful. If you're not, okay, you can use the chat box. आप हाँ ना कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मैसेज को आप दूसरों के तहत मुझ तक पहुंचा भी सकते हैं। यदि आपको written not forwarded. वंडरफुल। इफ इट इज नॉट फॉरवर्डेड, वेरी नाइस। लेकिन एक नंबर हम और डायल करेंगे आपकी मोबाइल की सुविधा को और बढ़ाने के लिए। ये नंबर है #002#। #002#। ये नंबर आप और डायल कर लीजिए। तो पहले आपने चेक किया कि मेरा कॉल, डेटा, मैसेजेस कहीं और तो नहीं जा रहा, और नहीं भी जा रहा या जा रहा है तो भी मैं ऐसे सारे रीडायरेक्शन को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं। तो जिसको नंबर मिले या ना मिले वो सभी लोग #002# डायल करेंगे। ये एक यूनिवर्सल कोड है,
basically to block all redirected calls. Wonderful. कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुली यदि आ रहा है, दिस इज व्हाट इज द मैसेज। ये 3 नंबर बहुत जरूरी होते हैं। ये नंबर मैंने नहीं बनाए हैं, ये नंबर आपको बुकलेट में भी मिलते हैं, और आप जब किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे तो वो आपको ये नंबर देता है कॉल फॉरवर्डिंग इरेज करने के लिए भी। इस नंबर से अपने मोबाइल की सुविधा को आप बढ़ा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये चीजें आपके हाथ में है। ये नंबर आप अपने पास जरूर रखिएगा, और यदि साइबर क्राइम होता है तो रिपोर्ट करें और 1930 डायल करें। मोबाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ कोड्स बताए। मोबाइल फोन लॉक रखें, स्क्रीन लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे किसी भी ऐप को अपनी परमिशन ना दें, लिमिटेड परमिशन दें। अलाउ ऐप नेम टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन। हम ऐसे बहुत सारे परमिशन अलाउ 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 करते चले जाते हैं, और ये सारी परमिशन से हमारा डेटा पूरा वनरेबल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परमिशन को जहां आपको लगता है कि नहीं देना है, आप मत दें। चेक द परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे ऐप से बहुत सारा डेटा लीक हुआ, बहुत सारे एक्सटॉर्शन हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बहुत सारे तहत लिए जहां पे ऐसी बहुत सारे मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया गया जिसके थ्रू डेटा लीक हुआ। तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज और आप देखें कि आपके मोबाइल फोन पे सेटिंग्स में ही होता है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी में डिसेबल द अननोन सोर्स इन योर मोबाइल सेटिंग। दिस इज द अननोन सोर्स, इसको डिसेबल कर दें, यानी कि अननोन सोर्स से आने वाले ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को वो इंस्टॉल नहीं करेगा। एक क्वेश्चन जो हमसे हमेशा पूछा जाता है एंड्रॉइड फोन और आईफोन का, नेवर, नो डाउट आईफोन ज्यादा सिक्योर है क्योंकि उसका iOS सिक्योर है। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वनरेबिलिटी भी आती है, लेकिन डिपेंड्स ऑन माय पॉकेट मनी। आप दोनों फोन को अपनी सुविधा के हिसाब से और यूजेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं कई दिनों से एंड्रॉइड ही यूज कर रही हूँ, लेकिन वो सारी सुविधा आपको करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें, अवॉइड अदर पीपल टू एक्सेस योर मोबाइल डिवाइस, स्क्रीन लॉक जरूर रखें, सेटिंग्स में सिक्योरिटी होती है, और स्क्रीन लॉक को हमेशा ऑन रखें। एक छोटी सी प्रमोशनल वीडियो और आपके सामने यहाँ पे आपकी सुविधा और जागरूकता के लिए। So these are the very small safety tips for you all. जब भी आप USB ड्राइव यूज करें तो ऑटो प्ले ऑन ना रखें, उसको ऑफ करें। ऐसा ना हो कि डेटा लीक हो जाए उसके थ्रू। अटैचमेंट को आप ऐसे ही डाउनलोड ना करें, उसके थ्रू बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। ब्राउजर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप अपने ब्राउजर को अपडेट यूज करें, एंटीवायरस यूज करें, कोई भी पॉपअप ऐसे ही क्लिक ना करें, कुछ भी पायरेटेड चीजें ऐसे ही डाउनलोड ना करें, ये बहुत जरूरी है। प्रिवेसी सेटिंग एंड 2-factor ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ सेफ्टी मेजर्स आपके लिए हैं। कीप अ वॉच ऑन इररिलेवेंट एंड फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और ईमेल। कई बार आज हम व्हाट्सएप के समय में अपने मैसेज को भी चेक नहीं करते हैं, और आपको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी ईमेल्स हैं जिन्हें ध्यान नहीं देना है। उनके ईमेल एड्रेस ही बताते हैं कि ये थोड़े से मिसलीडिंग है। ऐसी चीजों को आप डिस्करेज करें। अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू द ईमेल आस्किंग फॉर अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अवॉइड एक्सेस फ्रॉडुलेंट वेबसाइट एंड ऐप्स, जैसे मैंने आपको भी बताया, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मांग रहे हैं। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का ध्यान जरूर रखें। स्ट्रॉन्ग सिक्योर पासवर्ड 2-factor ऑथेंटिकेशन को यूज करें। Do not click on any unrecognized URL address and any unknown apps. Remain updated. सारी चीजों पे आप अपडेटेड रहें,
कोई भी चीज को क्लिक ना करें। प्रिवेंशन इज द बेटर मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग साइबर क्राइम। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि हमने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और पिलर की बात की, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आप और हम हैं, यानी कि एक सिटीजन। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी and we have to work together to secure this environment also। और इसीलिए ये साइबर जागरूकता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है कि हम सभी लोगों को मिलकर साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है, अपना योगदान देना है। एटलीस्ट पर्सनल कैपेसिटी में हम सभी लोग अपना काम दुरुस्त रखें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें। इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम बहुत सारे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर क्राइम होने पे cybercrime.gov.in एंड 1930 को जरूर ध्यान रखें। और एक दोस्त जिंदगी में जरूरी है, और जिसे हम कहते हैं साइबर दोस्त। हाइड योर आइडेंटिटी आप कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग, आपने क्वेश्चन पूछा, आप में से बहुत लोग ट्रू कॉलर यूज करते थे और ट्रू कॉलर के माध्यम से आपने अपना डेटा बहुत ज्यादा लीक कर दिया है। बहुत सारा डेटा आपका अवेलेबल है ऑनलाइन, और यही ऑनलाइन डेटा फिर सेल होता है और ये क्रिमिनल्स भी उसे खरीदते हैं। और आपके पास कई बार कॉल आते हैं, OTP, KYC, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, ये नंबर लीक हो जाता है। और कैसे होता है, ट्रू कॉलर में आप किसी और को पहचानने ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उस पहचान के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी, डेटा और सारा कॉन्टैक्ट दे देते हैं। तो यदि आपको लगता है कि कोई कॉल बहुत जरूरी है तो मैसेज आएगा, दोबारा कॉल आएगा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसी उसमें साइबर SMS header.gov.in DND कॉल्स के बारे में, वो स्क्रीन पे कि आपको लगता है कि कोई कॉल बहुत बार आ रही है और ऐसी डू नॉट डिस्टर्ब में डालना है, आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो आपको लगता है कि इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, हर मैसेज पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अननोन नंबर से आते हैं, आप उसे रिपोर्ट और ब्लॉक कीजिए। जो नंबर आपके पहचान का नहीं है उसकी वीडियो कॉल आप बिल्कुल भी ना उठाएं। ऑडियो में भी जा रहे हैं वीडियो, उसको डिस्करेज करें। मैसेज पे है तो वो वन साइड मैसेज आएगा, यदि आपको लगता है जेन्युइन है आप रिप्लाई करें, नहीं तो आप उसे ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दें। तो इस छोटी छोटी सी चीजों से यदि हम ऐसी चीजों को एक्सरसाइज करेंगे तो हम बचे रहेंगे। प्रिवेंशन इज द बेटर मेजर, whether it was a COVID time or whether it is a cyber pandemic। दोनों ही pandemic से बचने के लिए prevention is the better mechanism। And thank you so much for observing Cyber Jagrukta Divas on the very first Wednesday of this April। This is just the beginning, and together we have to strengthen the cyber security of India। Thank you so much। With this, I'm closing the session। Jai Hind। डॉक्टर अभिषेक। यस सर, क्या हम कुछ क्वेश्चन, अगर परमिशन हो तो एक दो क्वेश्चंस स्टूडेंट या स्टाफ मेंबर्स का ले सकते हैं मैम? अगर with your permission we can take some few questions from students। Yes, definitely। I would like to wanted to make it as interactive, so would love to take the questions। So मैं अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टाफ हैं ISLRTC के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप मैम से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं मैम, तो एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक जी पूछे। हम मान लीजिए कि कोई ऐप यूज करते हैं, तो ऐप को जब हम डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन अगर उसको और भी ज्यादा डीपली यूज करना चाहते हैं तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है जो हम फीड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर या हमारा ईमेल आईडी या एक दो और भी कुछ बेसिक जानकारी हम वहां पे दे देते हैं। फिर बाद में ऐसा पता चलता है कि समथिंग इज फिशी इन द ऐप एंड वी डोंट वांट टू यूज दैट, लेकिन हम लोगों ने अपना इंफॉर्मेशन तो उसे शेयर कर दिया। जब हम ऐप को डिलीट करते हैं तो क्या वो इंफॉर्मेशन उस थर्ड पार्टी के पास रहता है या वो भी डिलीट होता है उसके स्टोरेज से या उसके सर्वर से, वो भी डिलीट हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उस डेटा को वो कहीं और भी यूज कर सकता है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। आई थिंक अनीता जी भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। बहुत सारे ऐप हैं, यूजेबिलिटी क्या है?
बच्चे आजकल के गेम्स भी, हम हर चीज के लिए, गेम से लेके हर चीज के लिए ऐप यूज करते हैं। ऐप की यूजेबिलिटी क्या है पहले ये जानना जरूरी है। ऐसे ही किसी से सुन के कोई भी ऐप कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर लेना है। यदि वो यूजेबिलिटी है तो मैं उस ऐप को अपने मोबाइल फोन में आने की, यानी कि आई एम गिविंग अ परमिशन टू बी इन माय मोबाइल फोन। तो आपको तब देना है इस घर में आने की एंट्री जब आपको लगता है कि ये इंसान जानने वाला है, कि इसकी यूजेबिलिटी है और इस ऐप को मैं जानता हूँ। यूजेबिलिटी जानने के लिए आप पहले ही मोबाइल ऐप के बारे में बहुत सारी चीजें, जैसे आप बाकी चीजों को सर्च करते हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उस यूजेबिलिटी को जानिए। यदि आपको लगता है कि ये जेन्युइन है, उसके डेवलपर को देखिए, बनाने वाला कौन है। और आप मुझे बताइए व्हाट्सएप का डेवलपर कौन है? मेटा। अब यदि वहां पे डेवलपर लिखा हो XYZ और आइकन बना दिया हरा कलर का फोन, तो क्या आप उसे डाउनलोड करेंगे? बहुत सारे लोग कर लेते थे क्योंकि वो डेवलपर का नाम नहीं देखते थे। आइकन हरा था, फोन बना था, उसके नीचे बहुत सारे आइकन ऐसे आते हैं। तो मैंने जो पहला आइकन देखा उसको ऑप्टिमाइज किया था, उसको डाउनलोड कर लिया, और वो एक्चुअली वो नहीं था, कुछ और था। तो ऐसी चीजों से इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले डेवलपर देखिए, यूजेबिलिटी देखिए, डाउनलोडिंग देखिए। आपको लगता है कि इसकी यूजेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि मेरे को इसे अपने कॉन्टैक्ट सिंक करने हैं ताकि मैं बात कर सकूं, तो वो उतनी ही परमिशन लेगा। यदि वो आपसे एक्सेस परमिशन ले रहा है तो आप डिनाई करें। यदि डिनाई करने पे भी डाउनलोड नहीं होता है तो ऐसे ऐप को आप अपने फोन में ना यूज करें। आप यदि यूज भी करना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप पे एक सर्च के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, Amazon प्राइम का एक ऐप भी है, आप Amazon प्राइम को गूगल सर्च के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो परमिशन और आप उन्हीं को दीजिए जिन्हें आप जानते हैं, जिसकी यूजेबिलिटी है। उतनी ही परमिशन दीजिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बार जब डेटा आपके हाथ से निकल गया तो वो कहाँ और कैसे यूज होगा ये आपको नहीं पता है। आई थिंक यू आर म्यूटेड। प्रश्न ये था कि अगर हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया और उस ऐप को अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या उसके सर्वर से भी वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो नहीं, जाती है, वो या वो ऐप उसे नहीं, यूज कर सकता है या मिस नहीं, यूज कर सकता है? नहीं, नहीं। तो वो ऐप ने, आपने डेटा दे दिया, वो उसके पास चला गया। अब आप यदि अनइंस्टॉल करते हैं ऐप को तो आपके मोबाइल से ऐप अनइंस्टॉल होता है, बट जो डेटा आप दे चुके हैं वो उस तक पहुंच चुका है। मींस वी हैव टू बी डबली केयरफुल। थैंक यू सो Yes, you मच have मैम। to be extra careful. अनीता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? अनीता जी, अनीता कुमारी, you have raised your hand. You can unmute. मैम शुभम जो आप, मैप, शुभम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम अनीता पूछना चाह रही कि क्या उन्हें ट्रू कॉलर डिलीट कर देना चाहिए? मैडम आजकल तो आपने देखा होगा ट्रू कॉलर को तो अब पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में बोलती है कि आपके पास किसका किसका डेटा है, जरा दीजिए, अब हम चेक करते हैं। तो इट मीन्स बहुत सारे डेटा हमने दे दिए हैं। ट्रू कॉलर को आप अगेन वेब के थ्रू यूज कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। अदरवाइज जब मैं डिफेंस में थी तो हमने बहुत पहले ट्रू कॉलर अनइंस्टॉल कर दिया था 2016 में। तो हम तो ट्रू कॉलर यूज नहीं करते हैं। इस पहचान कौन की दुनिया में यदि रियली कोई अर्जेंट है तो वो हम तक पहुंच जाएगा, कॉल और मैसेज करेगा। बिकॉज आप जिसको ढूंढने निकले हैं उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। ट्रू कॉलर में आप अपनी आइडेंटिटी, नाम, प्रोफाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इससे मेन पर्पस तो अचीव नहीं हो रहा है जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है। भारत का भी एक ट्रू अपना ही एक ऐप है जिसे हम कहते हैं भारत कॉलर ऐप, लेकिन अभी वो इतना स्ट्रांग डेटाबेस के साथ बना नहीं है। अपने आप को सिंपल रखिए जैसे पहले हम करते थे। ब्लॉक, DND, आई थिंक वो सबसे बेस्ट तरीका था। कुछ अर्जेंट है तो कोई दोबारा कॉल करेगा, मैसेज करेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे ढूंढने निकले हैं उस ढूंढने की पहचान में हम अपना बहुत सारा डेटा पब्लिक करते जा रहे हैं, अपना ही नहीं अपने जानने वालों का भी। और वही कहीं मिसयूज हो रहा है इस फाइनेंशियल फ्रॉड से लेके फिशिंग, और जितने भी फ्रॉड हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये डेटा इसी को मिलता है और वो मिसयूज हो जा रहा है। शुभम, यू हैव एनी क्वेश्चन? या यू कैन अनम्यूट। Namaskar. If okay, can somebody narrate the question of Shubham? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Since you are operating from two places, इसलिए echo हो रहा है, तो आप एक जगह mute कर दें।
कौन कर रहा है वॉइसिंग? मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। नाउ यू कैन, पर मुझे मैम की आवाज नहीं आ रही ना। ठीक है, तो एनीवन ऑफ यू कैन। मैम नमस्ते। शुभम का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंटरनेट बैंकिंग से। अगर जो गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह की इन एप्स की बात करते हैं, तो उसमें जब पैसा अगर जो हमारा कभी भी हम जब कहीं ट्रांसफर करते हैं तो वो इधर उधर चला जाता है, तो किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं? कभी कभी हमारा पैसा अननेसेसरी कट जाता है, या फिर हम जब किसी को दे रहे होते हैं तो वो किसी और पार्टी को चला जाता है, तो इस चीज को रोकने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं मैम? देखिए, पेटीएम में जब हम पैसा भेज रहे हैं, शुभम, आई गॉट योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जब पेटीएम से हम पैसा दे रहे हैं तो कई बार फोन नंबर जो हम डालते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फोन नंबर जो हम डाल रहे हैं, जिसके साथ सिंक कर रहे हैं, या जो क्यूआर कोड डाल रहे हैं, वो आपको पहली चीज तो वो है कि वहां पे ध्यान देना है, आपको सही जगह जाए। एक नया टाइप का फ्रॉड इसलिए आया क्योंकि लोग जानबूझ के, उनके पास नंबर होते थे, उन नंबर पे पहले वो 10 रुपए डाल देंगे, 1000 रुपए डाल देंगे पेटीएम से, जस्ट टू चेक आपके पास पहुंचा, और फिर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि आप वापस कीजिए। फिर वो चेक करते हैं कहीं आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भारत पे, जो भी पे आप यूज कर रहे हैं, वो कहीं आपके डायरेक्ट खाता अकाउंट से तो कनेक्टेड नहीं है, यानी कि यूपीआई के थ्रू। यदि कनेक्टेड है तो जब आप उन्हें रिटर्न करते हैं तो फिर वहां से वो बाकी पैसा भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन में निकाल लेते हैं। तो पहली चीज कि जब आप यूज कर रहे हैं फोन पे, गूगल पे और ये सारी चीजों पे, तो जो नंबर और क्यूआर कोड वो जेन्युइन डालें, सही डालें। दूसरी चीज, आप अपने यूपीआई और खाता अकाउंट को फोन पे, गूगल पे, भारत पे ऐसी चीजों से डायरेक्ट सिंक ना करें। ऐसे किसी भी कॉल पे ट्रस्ट ना करें। कोई भी कॉल करके कहता है कि मेरा पैसा चला गया और आप पैसे वापस कर दें, ऐसी कॉलों पे भी ट्रस्ट आप ना करें। ऐसी चीजें करना जरूरी है। यदि आपके साथ केवाईसी से रिलेटेड कोई कॉल आती है और वो कहता है कि हम आपका नो योर कस्टमर्स, हम आपका केवाईसी कर देंगे, आप आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ऐसी कॉल्स के थ्रू आप अपना केवाईसी ना करें। एनी डेस्क, ऐसी चीजों के थ्रू कभी भी आप अपना रिमोट एक्सेस ना दें केवाईसी करने के लिए। ऐसी कोई भी कॉल केवाईसी से रिलेटेड, एनी डेस्क और ऐसी चीजों से रिलेटेड किसी भी कॉल पे ट्रस्ट ना करें। केवाईसी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सभी लोग आप लोगों को ऑनलाइन प्रोविजन मोबाइल फोन पे ही देता है, और आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने पैन नंबर और आईडी के साथ, आधार कार्ड के साथ अपना केवाईसी डायरेक्टली करा सकते हैं। तो रीडायरेक्टेड कॉल, ऐसे किसी भी कॉल पे आपको ध्यान नहीं देना है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये क्राइम जो आज फोन, पेटीएम और फोन पे की बात हुई है, लास्ट वीक मेरे पास ऐसे 5 से 6 फ्रॉड आए थे जहां पे सिर्फ ये कहा कि ये कॉल है मैडम, मेरे गलती से 1000 रुपए और 500 रुपए आपके पास चले गए हैं, चेक करने के लिए कि उनका यूपीआई सिंक था कि नहीं। और उनके पास वो फोन में आता है 1000 रुपए आ गए आपके पास, और जब वो रिटर्न कर रहे थे तो रिटर्न करते समय 1000 के 75 चले गए और 80,000 भी चले गए। तो ऐसी चीजों से आप बचिए, ऐसे कॉल को अवॉइड कर दीजिए। आपको पैसे रिटर्न करने हैं, आप डायरेक्ट पेटीएम में कर दीजिए, आप बोलिए आप पेटीएम से फिर आप ले लीजिएगा, और अपने यूपीआई और ऐसी चीजों को आप कनेक्ट करके ना रखें, ये बहुत जरूरी है। रीडायरेक्ट कॉल, ऐसी कोई कॉल, मैसेज, केवाईसी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उसके थ्रू आपको कोई भी चीज यहाँ पे ना केवाईसी कराना है, ना अपना डेटा देना है, ना मैसेज देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय। एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम। मैम हमारे एक स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने ना अपने अभी जो आपने कोड्स बताए थे, सिक्योरिटी कोड्स, उनमें जब किया चेक तो उनका एक कॉल फॉरवर्डिंग आ रहा है, वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है, और एक नंबर आ रहा है उस पे, तो वो उस नंबर पे डायल भी करके दिया तो वो नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट कॉल, वॉइस कॉल जो है वो फॉरवर्डिंग आ रही है एक नंबर पे। कोई बात नहीं, तो मैंने आपसे बताया था #002# डायल कर लीजिए। यदि वो किसी पुराने नंबर या अननोन नंबर पे भी जा रहा है तो वो उसे डीएक्टिवेट कर दो, डोंट वरी। मैंने आपको सारे आंसर्स भी बता दिए हैं। आई ट्राइड टू टेल यू द प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशन, आई ट्राइड।
What is the problem and solution? यस मैम, वन मोर थिंग, एक और स्टाफ मेंबर है हमारे, उन्होंने *#30# डायल किया था, तो उसमें आ रहा है कि इनकमिंग कॉलर आईडी इज एनेबल। Yes. तो उसको That is what caller ID आपकी enable कर दी गई. It means आपकी identity जो आपने इतनी public कर रखी है उसको उन्होंने hide किया है. That's Okay. it. और कभी भी आपको एक चीज और ध्यान लें, कभी भी आपको लगता है कि मेरे मोबाइल फोन गर्म हो रहा है या मोबाइल फोन पे क्रॉस कनेक्शन हो रहा है या मोबाइल फोन पे कोई गलत नंबर लग गया है या मोबाइल फोन दूसरे किसी भी वाईफाई ब्लूटूथ या किसी चीज से कुछ भी कनेक्ट हो गया है या कोई गलत नंबर आपने डायल कर दिया और आज भी आपको लगता है कि मैडम ने जो 3 नंबर बताए वो गलत डायल कर दिए हैं, कभी भी आपको कुछ भी ऐसा लगे, राइट, एक चीज, रीस्टार्ट योर मोबाइल फोन। इमीडिएटली अपने मोबाइल फोन को आपने क्या करना है, 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करना है और फिर बूट करना है। तो आप क्या करते हैं, उस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैं तब बता रही हूँ क्योंकि सिम स्वैप फ्रॉड के बहुत केसेस जब आते हैं तो कई बार पता नहीं चलता है, कॉल आती है कि मैडम आपका नेटवर्क हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और नेटवर्क ठीक करने के लिए हो सकता है आपका मोबाइल फोन 2 मिनट के लिए डीएक्टिवेट हो जाए। तो ऐसे कोई भी कॉल्स होती है, जनरली वो सिम इधर से उधर क्या किया जाता है, आपका स्वैप किया जाता है। तो ऐसे समयों पे बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएटली ऐसी कॉल पे ट्रस्ट ना करें, अपने फोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लें तुरंत। तो वो नेटवर्क से क्या होता है, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट एंड देन यू रिबूटिंग एंड कनेक्टेड। तो फोन में कभी भी हो, फोन गर्म हो रहा है, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, कोई भी चीजें हो रही हैं, कॉल आ रही है, ऐसा कभी भी आपको लगे, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हम अपने लैपटॉप में करते थे, इमीडिएटली switch off and switch on, restart your mobile phone, reboot your mobile phone. That's very important. Simple procedure. I think, shall we close for the day? I have another meeting. It's 12:20. Thank you so much, ma'am, for this lovely session. I will invite Dr. Abhishek for the vote of thanks. Before Dr. Abhishek starts, because I have to also go for another photograph session. So I have a lovely session, ma'am, and we have given lot of information जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को भी शायद पता नहीं था। So we are blessed and we have got very good information and I hope कि मेरे बच्चों को और मेरे स्टाफ को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। We are highly thankful for IIPA and for your session, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much for trusting IIPA and to me. Thank you so much. सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर सुरभि पांडे मैडम को, क्योंकि इतना इंफॉर्मेटिव आज का ये जो सेशन रहा, काफ़ी इनलाइटनिंग रहा हम सबके लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए। और इसके साथ साथ मैं हमारे जो डीडी सर हैं, सर का भी बैकग्राउंड डिफेंस का है। हम लोग मिनिस्ट्री के एक नेशनल इंस्टीट्यूट होने के नाते मैम बहुत सारे ऐसे आते हैं प्रोग्राम जो हमें करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो कोर एक्टिविटी है उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सर ने जो दूरदर्शिता दिखाई, कहा कि नहीं साइबर सिक्योरिटी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट है जिसको हमें काफी अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, तो उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक साइन लैंग्वेज का उससे थोड़ा हटके था। लेकिन आज मैडम के लेक्चर से और इतना प्रैक्टिकल था, जो थियरी का इसमें बहुत ज्यादा इनपुट नहीं था, हर एक चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया जो काफी हमारे लिए इंफॉर्मेटिव था। हमारे लगभग 100 से ज्यादा डेफ स्टूडेंट्स हैं, जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया मैम उसे हम एक्सेसिबल फॉर्मेट में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के द्वारा उन तक पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हम पढ़ सकते हैं, उनके तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए साइन लैंग्वेज में होनी चाहिए जो हमारा इंटरप्रेटर दे रहा है। और आपके द्वारा जो प्रैक्टिकल टिप्स हमें बताए गए कि कैसे हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं और अपने आप को, समाज को और देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसके लिए दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं आपको समय देने के लिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे स्पीकर्स को इनवाइट किया, सबसे हमने बहुत चीजें सीखी है मैम, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल टिप्स हमें दिया वो बिल्कुल ही उम्दा था, बिल्कुल ही लाजवाब था। अब हमारे पास ये शब्द नहीं है कि हम कितना आपसे सीखे हैं। और वास्तव में
आप हम लोग सब लोगों की गुरु हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले में, और हम आप अपना दिल से वी आर फीलिंग वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू for your informative and such a practical, giving us lot of practical tips. So on behalf of ISLRTC students and the staff, we are really thankful to you. Thank you so much for giving us lots of tips थैंक and यू डॉक्टर information. अभिषेक, थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। मैं भी IIPA और अपनी तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना और आज के दिन चुना साइबर जागरूकता को ऑब्जर्व करने के लिए। इस पहल का आप हिस्सा बने, इसके लिए मैं भी आप सभी लोगों का, और मुझे इतनी पेशेंटली आप लोगों ने सुना, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे, स्पेशली मैं DDG सर का भी थैंक यू कहूंगी। वो थ्रू आउट इस पूरे प्रोग्राम में सबका मनोबल बनाने के लिए बैठे रहे, सुना उन्होंने। इंटरप्रेटर का, सारे स्टूडेंट्स का, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप सभी लोगों को IIPA में भी आमंत्रित करती हूँ। जब भी आपको लगे आप जरूर आए, वो आपका ही इंस्टीट्यूट है। और सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, रिसेंटली हम ऐसे ही डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमारे जजेस की मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ 17-18 तारीख को। वो भी एक बहुत बड़ी पहल होगी। तो आई थिंक विच एवर वे वी कैन कंट्रीब्यूट, वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. इन दिस जजेस की जो ट्रेनिंग की बात आपने की, मैं आपसे मिलता हूँ, वी कैन सी हाउ वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन ट्रेन देम ऑन साइन लैंग्वेज, वी कैन गिव अ सेशन ऑफ साइन लैंग्वेज। राइट, जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am.